तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे शानदार अध्याय की। एक ऐसे साम्राज्य की जिसने लगभग 300 सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया और उसकी शक्ल हमेशा के लिए बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। जरा सोचिए, 1526 में इसकी धमाकेदार शुरुआत होती है और फिर 1857 में इसका पर्दा गिर जाता है। इन 300 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। जबरदस्त जीत, बेमिसाल शानो शौकत और फिर एक दर्दनाक बिखराव। ये पूरी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। तो इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। एक विजेता की जीत से शुरू करके साम्राज्य के बनने, उसके सुनहरे दौर और फिर कैसे वो पतन की ओर बढ़ा, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही एम्बिशियस, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योद्धा के साथ, जिसका नाम था बाबर। साल था 1526, जगह थी पानीपत। बाबर ने अपनी छोटी लेकिन कहीं ज्यादा मॉडर्न आर्मी के साथ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हरा दिया। और बस इसी एक जीत ने दिल्ली सल्तनत का खेल खत्म कर दिया और हिंदुस्तान में एक नए साम्राज्य की नींव रख दी। अब सवाल यह है कि बाबर ये कर कैसे पाया। तो उसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट वेपन था, उसकी तुगुलमा रणनीति। सोचिए, एक तरफ से सेना दुश्मन को घेर रही है और दूसरी तरफ से भी, और बीच में फंसी सेना पर तोपों से यानी बारूद से जबरदस्त हमला हो रहा है। दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। और बाबर सिर्फ पानीपत में ही नहीं रुका, उसने एक के बाद एक लगातार 4 बड़ी लड़ाइयां जीतीं। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका भी है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा लिया और 29 में घर गया। इन जीतों ने उसके नए साम्राज्य को पूरी तरह से मजबूत कर दिया। अब देखिए, साम्राज्य की नींव तो पड़ चुकी थी, लेकिन शुरुआती कुछ साल बहुत उथल-पुथल वाले थे। इसे एक मजबूत, टिकाऊ सल्तनत बनाना अभी बाकी था और इसके लिए एक बहुत ही काबिल और दूर की सोचने वाले शासक की जरूरत थी। और कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बाबर के बेटे हुमायूं को एक बहुत ही ताकतवर अफगान शासक शेरशाह सूरी बुरी तरह हरा देता है। हुमायूं को अपनी जान बचाकर ईरान भागना पड़ता है और कुछ सालों के लिए मुगल शासन हिंदुस्तान से खत्म हो जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शेरशाह सूरी ने अपने छोटे से शासनकाल में इतने जबरदस्त प्रशासनिक सुधार किए, जैसे रुपया चलाना, जीटी रोड बनवाना, जमीन का हिसाब किताब रखना, कि बाद में जब अकबर ने मुगल सल्तनत को दोबारा मजबूत किया तो उसने शेर शाह के बनाए इसी सिस्टम को अपना आधार बनाया। खैर, हुमायूं वापस तो आया, लेकिन ज्यादा दिन जी नहीं पाया और फिर 1556 में सिर्फ 13 साल की उम्र में उसके बेटे अकबर के कंधों पर इस बिखरे हुए साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। और यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य को एक करने का असली काम। अकबर का सबसे बड़ा कमाल था उसकी बनाई हुई मनसबदारी प्रणाली। ये एक बहुत ही जीनियस सिस्टम था। इसके जरिए उसने अपने सभी बड़े अधिकारियों और सेनापतियों को रैंक दिए, उन्हें जागीरें दी और बदले में उनसे सेना मेंटेन करने को कहा। इससे पूरी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टम में बंध गया। अब जब साम्राज्य पूरी तरह से स्टेबल हो चुका था, मजबूत हो चुका था, तो शुरू हुआ मुगल सल्तनत का वो दौर जिसे हम स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं। ये दौर था बेहिसाब दौलत का, शानदार कला का और ऐसी इमारतों का जिन्हें देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। उसके दौर में दरबार की शान और शौकत अपने चरम पर थी और एक बहुत जरूरी बात हुई। यूरोपीय ताकतों, खासकर अंग्रेजों के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत होने लगे। सर थॉमस रो जैसे दूत उसके दरबार में आए और यहीं से एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। और फिर आया दौर जहांगीर के बेटे शाहजहां का, जिसे द मास्टर बिल्डर भी कहा जाता है। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य के पैसे और पावर को संगमरमर में ढाल दिया। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब उसी की देन है जो आज भी मुगल वैभव की कहानी सुनाते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब सब कुछ इतना शानदार था, इतना सुनहरा था, तो फिर ऐसे स्वर्ण युग का अंत कैसे होता है? क्योंकि इस बुलंदी के बाद एक बहुत तेज ढलान भी थी, एक लंबा और दर्दनाक पतन। और इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया शाहजहां के बेटे औरंगजेब के साथ। उसकी कुछ नीतियां और उसका जुनून वो साम्राज्य को उसी तरह उधेड़ने लगे जैसे एक मजबूत स्वेटर का धागा खिंच जाता है। औरंगजेब ने कई ऐसे कदम उठाए जिनके नतीजे बहुत दूर तक गए, जैसे जजिया कर को फिर से लागू करना, जिससे गैर मुस्लिम प्रजा नाराज हुई,
और सबसे बढ़कर दक्कन यानी साउथ इंडिया में लड़ी गई 25 साल लंबी जंग। इस जंग ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया और उसका ध्यान दिल्ली से पूरी तरह हटा दिया। और यही सबसे बड़ी बात है। जरा सोचिए, जब कोई बादशाह 25 साल तक अपनी राजधानी से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर से दूर रहेगा तो क्या होगा? पूरा साम्राज्य अंदर से खोखला होने लगता है, कंट्रोल खत्म हो जाता है और सब कुछ बिखरने लगता है। और फिर 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और उसके बाद तो जो पतन धीरे धीरे हो रहा था उसने एकदम से रफ्तार पकड़ ली। साम्राज्य का बिखराव अब तेजी से होने लगा। दिल्ली में सेंट्रल पावर लगभग खत्म हो चुकी थी। अब दरबार में ताकतवर सरदारों का राज था, जिन्हें किंग मेकर्स कहा जाने लगा, जैसे सैयद ब्रदर्स। ये लोग जिसे चाहते उसे बादशाह बनाते और जब चाहते उसे मरवा देते। बादशाह अब सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया था। हालत ये हो गई थी कि बादशाह आते जाते रहते थे, कोई 1 साल टिका तो कोई कुछ साल। ये दौर एक शाही घूमते दरवाजे जैसा था, जहां कोई भी बादशाह अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पा रहा था। ये उस अराजकता को दिखाता है जिसने इतने बड़े साम्राज्य को अंदर से खा लिया था। और फिर आया आखिरी वार। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास कोई असली ताकत तो बची नहीं थी, वो बस एक नाम के बादशाह थे। और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें देश से निकाल दिया और इस राजवंश का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दिया। साल था 1857। ये वो तारीख है जब मुगल साम्राज्य आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। 300 साल से भी ज्यादा चली एक शानदार कहानी का अंत। तो आखिर में एक सवाल बचता है, किसी साम्राज्य की असली विरासत क्या होती है? उसके सुनहरे दौर में बनी शानदार इमारतें जैसे ताजमहल, या फिर वो कारण, वो गलतियां जिनकी वजह से इतना ताकतवर साम्राज्य भी घुटनों पर आ गया?